मॉर्निंग एवरीवन। मंडारिन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं राजपाल सिंह जालमपुरा आपका मंडारिन एकेडमी में स्वागत करता हूं। और आज हम ये जो GS1 हुआ था RS के मेंस 2023 में, उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और हम ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि ऐसा इस पेपर में क्या है कि ये इतना लो स्कोरिंग क्यों रहता है। और जो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरी RS 2021 में 349 रैंक आई थी। और मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है 2013 से अभी तक मेंस लिखने का। तो उसके आधार पे मैं ये जो कंक्लूजन पे पहुंचा था कि इस पेपर में अगर स्कोर करना है आपको, तो क्वेश्चंस की जो डिमांड होती है उसको मीट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जिस पर्सन ने अगर जो डिमांड ऑफ द क्वेश्चन को एड्रेस किया है, तो उनको मार्क्स 100% मिले हैं। तो हम बिना देरी करते हुए एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए ये पता लगाने की कोशिश करेंगे, ये बताएंगे कि क्वेश्चंस में क्या लिखना होता था और क्या डिमांड क्या है क्वेश्चंस की। फैक्चुअल क्वेश्चंस में हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चंस में सीधा सीधा आंसर होता है, तो वो कंटेंट बेस्ड है। हम जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है उन पर थोड़ा डिस्कशन करेंगे। जो पहला क्वेश्चन है ये है, हु वर द जोड़ीदार्स। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है वैसे तो, बट ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है और जनरली लोगों को पता नहीं होता है। तो अगर नहीं पता है तो कोई इसमें ट्रैप होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहला क्वेश्चन है और जनरली जो जो स्टूडेंट होते हैं, एस्पायरेंट्स होते हैं, वो पहले क्वेश्चन से परप्लेक्स ना हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे क्वेश्चन बार बार आते रहते हैं एग्जाम्स के अंदर, तो इनको अवॉइड करना है। अगर मान लीजिए नहीं आ रहा है तो कोई इशू नहीं है। पहले दूसरे क्वेश्चन में अगर कुछ आपको जानकारी नहीं है तो बड़ा इशू नहीं है। इशू ये है कि अगर आपको जानकारी है और जो इन्फॉर्मेशन दी है अगर वो नहीं लिखी तो गलत बात है। आपको जितनी जानकारी है आप इसमें लिख सकते हैं। जैसे जोड़ीदार क्या थे, ये वेस्टर्न राजस्थान के अंदर जो महल थे उनके रख सकते हैं। ये वेस्टर्न राजस्थान के अंदर जो महल होते थे, महलों के रक्षक थे। अब जो महलों के रक्षक होते हैं उनके बहुत सारे काम होते हैं। इसमें पहला तो ये आपको बताना है कि है कौन, तो बता दिया महलों के रक्षक थे। और दूसरा क्या, महलों के रक्षक होते थे तो ये सिक्योरिटी का ध्यान रखते थे। दूसरा, ये कभी कभी रेवेन्यू कलेक्शन का भी काम करते थे। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को एड्रेस कर सकते हो। तो सेकंड क्वेश्चन है प्योरली फैक्चुअल है। इसमें ढूंढाड़ी की दो बोलियों का बोलियों के बारे में पूछा है। अगर दो बोलियां जिस जिसको याद हो लिख देंगे तो इसमें कुछ ज़्यादा डिस्कशन करने के लिए स्कोप नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा प्रिंसिपल बेस्ड है। इसमें क्या है कि बौद्ध और जैन इन दोनों को कंबाइंड किया है और संहिताओं से इनका अंतर पूछा है कि दो मुख्य अंतर बता दो। आप दो मेन डिफरेंस बताओ संहिताओं में बौद्ध और जैन के साथ में। तो बौद्ध और जैन दोनों को जो इंडियन फिलोसफी है और जो इंडियन रिलीजन एंशिएंट रिलीजन्स है, उनमें बौद्ध और जैन को एक साथ हेटेरोडॉक्स क्लास में रखा गया है। और हेटेरोडॉक्स क्लास क्या होती है, ये वो क्लास होती है जो वेदों की मान्यता को नहीं मानते हैं। इनको वैसे हिंदी में नास्तिक भी बोलते हैं। तो हेटेरोडॉक्स कह लो या नास्तिक कह लो, तो ये पहला अंदर तो हो जाता है। ये नास्तिक थे और ये आस्तिक था। ये मतलब इनको इंग्लिश में ऑर्थोडॉक्स बोलते हैं। मतलब जो वेदों की जो अथॉरिटी को मानते हैं, वो संहिताएं ऐसी थी जो वेदों की अथॉरिटी को मानते थे। और बौद्ध और जैन धर्म वेदों की अथॉरिटी को नहीं मानते थे, इसलिए वो हेटेरोडॉक्स थे। दूसरा अंदर आप बता सकते हो कि इसमें रिचुअल्स, इनमें रिचुअल्स नहीं हो रहे थे। किसी प्रकार के कोई कर्मकांड इसमें बौद्ध और जैन दोनों में नहीं थे। और इसमें बहुत सारे रिचुअल्स थे, यज्ञ और बहुत सारे कर्मकांड, धार्मिक अनुष्ठान थे इसके अंदर। तो ये दो अंतर बता सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारे अंतर है। आप किसी भी दो अंतर को लिख सकते हो, बट वो इंपॉर्टेंट होने चाहिए। बहुत मेगर नहीं होने चाहिए, बहुत छोटे अंतर नहीं होने चाहिए, बहुत डिफ्रेंशिएट करने वाले अंतर होने चाहिए। तो आपको इसमें मार्क्स मिलेंगे। तीसरा क्या है, व्हाट इज तीन गठिया। इसमें केवल डेफिनेशन पूछी है। इसमें आप सीधा ये बता सकते हैं कि तीन गठिया रेवेन्यू एक रेवेन्यू सिस्टम था बिहार और बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान, जिसके अंदर क्या था कि जो लैंड का एक एक काठा का मतलब जो एक बीघा होता है उसके अंदर 20 कट्ठा होता है। इस 20 कट्ठे में से ये उन्होंने कंपलसरी कर दिया था कि 3/20 जो एरिया है उसमें नील की खेती करनी है। और इसी जो सिस्टम था, ये जो फोर्सफुल इरिगेशन फोर्सफुल एग्रीकल्चर था, फोर्स मतलब प्लांटेशन टाइप था कि नील की खेती करनी अनिवार्य है, उसको तीन गठिया सिस्टम बोलते थे। और तीन गठिया सिस्टम के अगेंस्ट में ही चंपारण विद्रोह हुआ था, चंपारण सत्याग्रह हुआ था। तो आपको केवल इसमें ये बताना है कि तीन गठिया सिस्टम क्या था।
नेक्स्ट है ये 5th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन यूनिवर्सल प्रीस्टहुड। जो ये यूनिवर्सल प्रीस्टहुड है ये एक्चुअली वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है, और इसका मतलब क्या है, ये क्वेश्चन लिया गया है रिफॉर्मेशन मूवमेंट से। और हमें पता है कि जो मार्टिन लूथर थे, मार्टिन लूथर ने ये बोला था, मार्टिन लूथर जो जर्मनी से प्रोटेस्टेंट जिन्होंने सिस्टम बोला, इस आंसर आप सिंपल ये दे सकते हो कि यूनिवर्सल प्रीस्टहुड मार्टिन लूथर की के द्वारा दिया गया प्रिंसिपल है, जिसमें यह कहा गया था कि जो भी क्रिश्चियन बैप्टाइज्ड हो जाता है, जो भी क्रिश्चियन बैप्टाइज्ड हो जाता है वो सीधा भगवान से जुड़ सकता है, उसमें किसी भी मीडिएटर, मतलब किसी भी प्रकार के कलरगी या किसी भी प्रकार के प्रिस्ट की जरूरत नहीं है, आप सीधा भगवान से कांटेक्ट कर सकते हो। तो मतलब जो मीडिएटर, कलरगी या जो प्रिस्ट, उनको मीडिएटर होने की कोई जरूरत नहीं है, एक एक नॉर्मल क्रिश्चियन सीधा भगवान से जुड़ सकता है, सीधा गॉड के साथ मतलब उनसे प्रार्थना कर सकता है, बीच में किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं है। उसी को यूनिवर्सल प्रीस्टहुड बोला था कि सभी जितने क्रिश्चियन हैं सभी अपने आप में प्रिस्ट है, वो यूनिवर्सल प्रीस्टहुड की संकल्पना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स रिलेटेड टू राजस्थानी लिटरेचर। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, जो 2.5 नंबर में इन्होंने वात और वचनिका को बांटा है। वात और वचनिका क्या है? वात तो जनरल टर्म्स में हम जैसे बोलते हैं, बात वाला है, कहानी का पर्यायवाची है वात। जो कहानियाँ कहते थे हम, जो चलता है वही वात होता है। अब कहानियाँ ये गद्य और पद्य दोनों में होती है, गद्य गद्य कहानियाँ भी है और पद्य भी है। इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर जो डिमांड है ना, वो बोला है कि इनको एक्सप्लेन कर दो। आप एक्सप्लेन करना है तो वात को एक्सप्लेन करो कि वात में कहानियाँ होती थी, ये गद्य प्रकार की भी होती थी, पद्य भी होती थी। उदाहरण दे दो, जैसे अमर सिंह जी रिवात, ढोला मारू रिवात, इस तरह के कोई उदाहरण दे दो। और ये आंसर आधा नंबर, आधा तो ये है कि इसमें 1-2 उदाहरण दे दो और अमर सिंह जी की बात, और फिर इसको समझा दो कि ये है क्या कहानी। दूसरा क्या, वचनिका। वचनिका में क्या होता है? वचनिका एक तुकांत रचना थी, रचनाएं होती। तुकांत मतलब इसमें गद्य और पद्य का सम्मिश्रण होता था एक ही रचना के अंदर। और वचनिकाएं जनरली क्या होती थी? वर्णन होते थे उपलब्धियों का, जो राजा महाराजा उनकी उपलब्धियों का वर्णन थे वचनिका। और हमें इम्पोर्टेंट वचनिकाओं में हमने देखा है कि अचलदास खिचड़ी वचनिका, इस तरह की वचनिकाएं हैं। तो ये भी बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें कुछ स्पेशल था नहीं, इसकी कोई मतलब ऐसा नहीं कि इसमें कुछ अलग से लिखना था, जो पूछा है वो लिख दिया तो मार्क्स मिलेंगे आपको। ये 7th क्वेश्चन है, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि क्रिटिकली इवेल्युएट द एटीट्यूड ऑफ जयपुर प्रजामंडल टुवर्ड्स क्विट इंडिया मूवमेंट। इसमें जो जयपुर प्रजामंडल के दृष्टिकोण का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने के लिए बोला था भारत छोड़ो आंदोलन के प्रति। तो इसमें अगर किसी ने आज़ाद मोर्चा या जेंटलमैन एग्रीमेंट, वो सब लिखा है तो उनको तो मार्क्स मिलने की चांस कम है। इसमें मेन इसकी डिमांड क्या है क्वेश्चन की, वो ये जानना चाह रहे हैं कि जो जयपुर प्रजामंडल था उसका दृष्टिकोण जो क्विट इंडिया मूवमेंट के प्रति था, उसका आप मूल्यांकन करो। तो पहले तो हमें पता लग गया कि जो जयपुर प्रजामंडल था वो 2 भागों में विभक्त हो गया था क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान। एक तो जो थे वो हीरालाल शास्त्री द्वारा जो लीड किए हुए थे, जो कि जिन्होंने जेंटलमैन एग्रीमेंट कर लिया था, और दूसरे थे बाबा हरीशचंद्र वाली गुट। तो ये 2 भागों में विभक्त हो गया। तो पहले तो ये हमें पता होना चाहिए। अब आंसर कैसे लिखना है आपको, इसमें ये लिखना है कि सर जो जयपुर प्रजामंडल था, वहाँ पे जो उनका अप्रोच थी, जो उनका एटीट्यूड था, वो 2 भागों में विभक्त था। एक तो था उनका नेशनल एस्पायरेशन। पहला तो नेशनल एस्पायरेशन मतलब क्या हुआ कि एक तो वो चाह रहे थे कि भारत आज़ाद हो, इस तरह का एटीट्यूड था, एक तो उनकी डिमांड थी। दूसरा ये था कि उनकी लोकल नीड्स भी थी। लोकल नीड्स, प्रजामंडल का जो उद्देश्य था वो ये था कि रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आए जयपुर के अंदर। और आपको पता होगा कि जो जयपुर के महाराजा थे, उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट से पहले ही एक्सेप्ट कर लिया था कि हम रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाएंगे। तो हीरालाल शास्त्री और जो गुट था, उन्होंने जब वर्ल्ड वार 2 के दौरान जब ऐसा बोला कि हम विरोध करेंगे, हम आंदोलन करेंगे, तो जो मिर्जा इस्माइल थे प्रधानमंत्री, उन्होंने एग्रीमेंट किया इनके साथ में, हीरालाल शास्त्री के साथ, कि नहीं ठीक है आप आंदोलन मत करना, और हम आप मतलब आपको पीसफुली रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट वाला जो आपका उद्देश्य है उसको पूरा कराएंगे। तो कहीं ना कहीं एक डिलेमा हो रखा था
जयपुर प्रजामंडल के लोगों में कि मतलब नेशनल एस्पायरेशन पे काम करें या लोकल नीड्स पे ज़्यादा काम किया जाए। तो मेन जो एटीट्यूड जो उनका डिफरेंस था वो ये था। फिर दूसरा क्या हुआ कि जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा है जो नेशनल मूवमेंट है, और उसमें अब आप जयपुर प्रजामंडल ने क्या किया था फिर, मतलब आधे जो दो भागों में विभक्त हो गया था, उसमें आधे लोगों ने पार्ट नहीं लिया जब क्विट इंडिया मूवमेंट में, आधे लोगों ने इसका समर्थन किया और प्रोटेस्ट किया। तो कहीं ना कहीं हमें इस पूरे आंदोलन में ये भी इस प्रजामंडल के दृष्टिकोण से ये देखने को मिलता है कि क्विट इंडिया मूवमेंट की सक्सेस ज़्यादा नहीं हो पाई जयपुर प्रजामंडल जयपुर एरिया में, जो जयपुर प्रिंसली स्टेट था। उसके पीछे कहीं ना कहीं जयपुर प्रजामंडल का एटीट्यूड वो था। एक नेशनल मूवमेंट था क्विट इंडिया मूवमेंट, और फिर भी ये मतलब इतना ज़्यादा सक्सेसफुल जयपुर में नहीं हो पाया, और इसके लार्जर इम्पैक्ट भी आए कि अगर उस समय क्विट इंडिया मूवमेंट पे अगर जयपुर ने अच्छे से कंट्रीब्यूट किया होता तो कहीं ना कहीं ये जयपुर के जो भारत सरकार का जो रुख था जयपुर के प्रति, उसमें भी कहीं ना कहीं बदलाव आता। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में आलोचनात्मक मूल्यांकन करना था कि ये जो मूवमेंट है जयपुर प्रजामंडल का जो दृष्टिकोण था वो क्विट इंडिया मूवमेंट को लेके, पहले तो शुरू में तो डिवीजन था उन ग्रुप के अंदर, फिर बाद में ये हुआ कि वो लोकल नीड्स पे ज़्यादा इंक्लाइंड हो गए, वो नेशनल नीड्स की तरफ कम हुए। फिर वो बाबा हरीशचंद्र और ये आज़ाद मोर्चा जो इनमें जो क्रिएट किए गए, कहीं ना कहीं फिर उन्होंने इसको डाइल्यूट कर दिया मूवमेंट को। तो ये आपको इसमें लिखना था। और अगर जनरली किसी ने प्रजामंडल का उद्देश्य लिखा है, एटीट्यूड के करेक्टर लिखा है, तो वो इसकी डिमांड नहीं दी। नेक्स्ट है ये एक्सप्लेन द सोशियो रिलीजियस सिग्निफिकेंस ऑफ नयनार एंड अलवर भक्ति सेंट्स। देखो इसमें क्या है, इसमें क्वेश्चन की डिमांड है कि सामाजिक और धार्मिक महत्व को व्याख्यायित कीजिए। मेन जो पूरा क्वेश्चन घूमेगा वो इसी आधार पे चलेगा कि आपको नयनार और अलवार जो संत थे उन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया था उस समय। इसमें कहीं आपको एक्सप्लेन नहीं करना है कि नयनार कौन थे, अलवार कौन थे, ये सब चीज़ें इसमें डिमांड नहीं है। इस क्वेश्चन की जो डिमांड है वो सिंपल है कि आपको बस इतना ही बताना है कि सिग्निफिकेंस क्या था इसका। जो मेन सिग्निफिकेंस थे, जैसे मैं आपको दो चार बता देता हूँ कि इसमें लिखना क्या क्या था। जैसे पहला आप ये कह सकते हो कि भक्ति मूवमेंट को इन्होंने पॉपुलराइज किया, पहला काम था इन दोनों संतों, भक्ति मूवमेंट को एक आधारशिला दी। दूसरा क्या किया इन्होंने, इन्होंने कल्चरल इंटीग्रेशन किया। कल्चरल इंटीग्रेशन इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो जो अपना समाज भारतीय समाज जो विभिन्न जातियों में विभक्त था उन सबको इंटीग्रेट किया इन दोनों भक्ति मूवमेंट्स ने। तीसरा क्या किया, तीसरा इन्होंने पिलग्रिमेज को प्रमोट किया। साथ ही साथ में पिलग्रिमेज के प्रमोशन के साथ इन्होंने क्या किया, मठों की स्थापना की शंकराचार्य ने, जो बाद के संतों ने। तो ये कहीं ना कहीं आपको कंसोलिडेशन किया हिंदू धर्म को। और जो उस समय जो बुद्ध और जैनिज्म के अगेंस्ट जो चल रहा था ना, क्योंकि हिंदू के अगेंस्ट जो हेट्रोडॉक्स स्कूल थी, हेट्रोडॉक्स हमने सुबह मतलब ऊपर भी बात की थी, ये बौद्ध और जैन वाला। तो बौद्ध और जैन जो स्कूल्स थी या जो धर्म थे जो परिवर्तन लाना चाहते थे, तो कहीं ना कहीं उनके जवाब में रिवाइवलिज्म लाएगी अलवार और नयना। फिर इन्होंने क्या किया, जो जो वर्नाकुलर लैंग्वेज है या जो रीजनल लैंग्वेज है जैसे तमिल तेलुगु, इनके भी प्रमोशन में इन दोनों संतों ने काम किया। फिर जातिवाद को ख़त्म किया। जातिवाद पे इनका सीधा निशाना था, सभी जातियों को समान मान रहे थे। तो ये सब इनके सिग्निफिकेंट थे। अगर जिन्होंने ये सब लिखा है तो 100% उनको मार्क्स मिलेंगे। बट अगर कोई अलवार और नयनार समझा रहा है और वैसी कोई बात की जा रही है तो वो इसकी डिमांड नहीं थी। 9 क्वेश्चन है ये रजाकर वाला, ये भी फैक्चुअली है कि रजाकर वर द मेन ऑब्स्टेकल टू द असेसन ऑफ हैदराबाद इनटू इंडियन यूनियन। एक्सप्लेन करना था। इसके अंदर क्या है कि आपको समझाना है कि रजाकर ने किस प्रकार बाधा उत्पन्न की हैदराबाद के विलय में। तो हैदराबाद क्या था कि जो यहाँ पे निज़ाम था, उन्होंने पहले तो जब भारत का इंटीग्रेशन जो हो रहा था इंडिपेंडेंस के टाइम पे, तो इन्होंने मना कर दिया कि हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। और इंडिपेंडेंट रहेंगे तो एक ये रजाकार है, ये क्या है, ये पैरामिलिट्री ग्रुप था, एक पैरामिलिट्री फोर्स था। और वैसे फैक्चुअल चीज़ें हैं इसके अंदर, इतना ज़्यादा वो मतलब वो नहीं है कि कासिम रिजवी इसका वो अध्यक्ष था। फिर इन्होंने क्या किया कि जब भी ये निज़ाम के साथ में खड़े थे कि हम
वायलेंस और मतलब ये इन्होंने बहुत ही ब्रूटली काम किया, इन्होंने वायलेंस और मिलिट्री मतलब रेजिस्टेंस किया, मिलिट्री रेजिस्टेंस किया इंटीग्रेशन के अगेंस्ट में। तो फिर फोर्सफुली इंडियन गवर्नमेंट को पुलिस एक्शन लाना पड़ा और वो ऑपरेशन पोलो लाए, और ऑपरेशन पोलो से उन्होंने इंटीग्रेशन किया। तो ये पूरी आपको एक्सप्लेन करना है कि कैसे उन्होंने बाधा बाधा उत्पन्न करने का मतलब क्या है। इन्होंने कहीं ना कहीं अपने एक मतलब पैरामिलिट्री फोर्स बना ली थी रजाकर्स ने, और वो रजाकर्स पैरामिलिट्री फोर्स बन के उन्होंने हैदराबाद के निज़ाम के साथ दे रहे थे। वो कहीं ना कहीं जो इंडियन डिमांड्स, जो डिप्लोमेटिक एक्शंस थे भारतीय सरकार के, उनके उनको सक्सेसफुल नहीं होने दिया। फिर अल्टीमेटली पुलिस एक्शन से ही हैदराबाद इंडिया का पार्ट बन पाया। तो वो रजाकर वाला, ये तो एक जनरल क्वेश्चन है, इसमें जिनको जानकारी होगी या जिनको जानकारी थी उन्होंने लिखा ही होगा और उसका मार्क्स मिलेंगे उनको। नेक्स्ट है ये, हाउ डिड द टू वर्ल्ड वार्स इनहांस द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन ऑफ यूरोपियन वीमेन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंसेप्चुअल का है। कंसेप्चुअली अगर आपको क्लैरिटी है कि क्या पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन बढ़ा था, किस तरह से हेल्प मतलब वर्ल्ड वार ने ये महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया है, घटाया है, किस तरह अफेक्ट किया था, वो इसमें लिखना था। जो हमें पता है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था उसके बाद में जो वीमेन का जो सफरेज था, मतलब जो वोट वोट देने की जो मांग थी महिलाओं की, वो बढ़ गई थी। और यूके ने 1918 में अलाउ भी कर दिया था, जो 30 साल से उम्र की बड़ी जो वीमेंस थी उनको वोट देने का अधिकार दे दिया था। जर्मनी भी ने भी दे दिया था। तो ये कहीं ना कहीं इनके पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, पॉलिटिकल जो एम्पावरमेंट है या पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है, वो बढ़ा है फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद में। सिमिलरली इकोनॉमिक में इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन भी बढ़ा है। हमें पता है कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था तो लेबर राइट्स, जो लेबर रिफॉर्म्स हुए, और उसके बाद में महिलाओं की भूमिकाएं लेबर मार्केट में बढ़ी। महिलाओं ने घर से निकल के जो वेज एम्प्लॉयमेंट है उसमें पार्टिसिपेट किया। और जैसे वर्ल्ड वार में ये दो सफरेज और वेज एम्प्लॉयमेंट और लेबर रिफॉर्म्स की बात हुई थी, वैसे सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में भी ये यूनिवर्सल हो गया, सफरेज यूनिवर्सल हुआ, और अब पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन और ज़्यादा बढ़ गया। तो आपको बस यही समझाना है कि दोनों इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एस्पेक्ट में किस प्रकार महिलाओं की भूमिकाएं बढ़ी, वर्ल्ड वार ने कैसे अफेक्ट किया। वर्ल्ड वार ने इस तरह से अफेक्ट किया कि जो मेन थे वो मोस्टली वॉर में उनमें डिप्लॉय हो गए। तो जो सपोर्टिव फोर्सेस थी, जैसे नर्सिंग का काम, टीचिंग का काम, और जो फैक्ट्रीज में एम्यूनिशन बनाने का काम, और जो अदर नेसेसरी गुड्स है मिलिट्री के, वो सब वीमेन करने लगी। तो वीमेन कहीं ना कहीं अपने घर से बाहर निकल के मेन स्ट्रीम में आई, और उसका बहुत पॉजिटिव प्रभाव पड़ा महिलाओं के ऊपर। तो पॉजिटिव रहा। तो थोड़ा थोड़ा क्या है कि इसमें केवल आपको प्रोसेस समझाना है कि ये कैसे हुआ, इसमें कोई इम्पैक्ट और आगे की बात नहीं करनी थी। आपको बताना है कि किस प्रकार बढ़ी। तो वो डिमांड थी उस समय की, फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार ने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन वीमेंस का बढ़ाया था। वही बस आपको इसमें समझाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ सन टेम्पल्स ऑफ राजस्थान। ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, और इसमें डिमांड क्या है क्वेश्चन की कि आपको संक्षिप्त विवरण देना है सूर्य मंदिर जितने भी राजस्थान के अंदर है। तो मोस्टली आपको क्या करना था, 4-5 के बारे में संक्षिप्त विवरण देना था। जैसे मान लो ओसिया का जो सन टेम्पल है उसका विवरण दे दिया आपने, रणकपुर रणकपुर का जो सूर्य मंदिर है उसका दे दिया। तीसरा झालरा पाटन वाला जो सूर्य मंदिर है उसके बारे में लिखा आपने। चौथा आपने गलता गलता जी जो सन टेम्पल है उसके बारे में। ये 4 तो मेन हो गए, इनके बारे में लिख के फिर आप ये जनरल समझा सकते हो। इसके अंदर ये ब्रीफ अकाउंट देना था कि इन मंदिर में जो बात लिखोगे जो उसे, एक तो आप इनका टाइम लिख सकते हो कि कौन से पीरियड में था, कोई 8th सेंचुरी से 11th सेंचुरी में बना। फिर इनका स्टाइल लिख सकते हो कि कौन सा स्टाइल था, नागर स्टाइल था या कोई मारू गुजर शैली वाला था। जो आपको जितनी जानकारी है, ये मतलब फैक्चुअल क्वेश्चन ही है वैसे। बट आप इन एडिशन टू ये विवरण के अलावा आप ये भी कह सकते हो कि सन टेम्पल इतने हुए क्यों। सन टेम्पल इतने ज़्यादा प्रोमिनेंस में आने की वजह ये थी कि जो राजस्थान है वो जोग्राफिकली कहीं ना कहीं सूर्य की जो इम्पोर्टेंस है वो राजस्थान में बहुत ज़्यादा है। और सूर्य को कहीं ना कहीं हम हमारे पुराने टाइम में भी और आज भी हम हमारे हमारे लिए प्रोस्पेरिटी और एक शक्ति का साधन मानते हैं सन को। तो उस समय भी जो सूर्यवंशी राजा होते थे, और जो जो राजपूत राजा और जो भी उस समय जो राजा महाराजा हुए, वो कहीं ना कहीं अपनी जो अथॉरिटी थी उसको जस्टिफाई करने के लिए भी सन टेम्पल्स बनवाते थे। और इन सन टेम्पल्स ने आर्किटेक्चरल ब्यूटी और जो अपना कल्चरल
सिग्निफिकेंस है, उसमें क्या रोल प्ले किया, वो आप छोटी छोटी बातें लिख के इसको जितना ज़्यादा मतलब 4-5 उदाहरण दे के आप थोड़ा सा और ज़्यादा मतलब ऐसे समझाएंगे ना कि सन टेम्पल्स क्या था, उनका विवरण करना है कि कैसे वो आर्किटेक्चरल ब्यूटी थी। इसमें कुछ तो ऐसे हैं कि जैसे जिन्होंने खजुराहो जो टेम्पल्स है उससे भी जो आर्किटेक्चरल जो उनकी ब्यूटी थी वो अडेप्ट की थी। झालरा पाटन वाले तो ऐसे भी लगता है कि वो जो ये तो ऐसे लगता है कि जो कोणार्क टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल में जैसे कि जो 7 रथ हैं वैसी की वैसी इसमें भी कहीं न कहीं वो मंदिरों की जो रूपरेखा बनाई गई है। तो ये भी एक एक कंसेप्चुअली इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, फैक्चुअल क्वेश्चन है, बट हैंडल कर किया जा सकता था। बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन था, नॉर्मल क्वेश्चन है ये 10 नंबर के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है कि विश्व की संस्कृतियों में भारत की सांस्कृतिक निरंतरता एक अनन्य विशेषता है, इस पर व्याख्या कीजिए। ये कंटिन्यूटी ऑफ कल्चर इज यूनिक फीचर ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन विच इज अनपैरेलल्ड इन वर्ल्ड सिविलाइजेशन एक्सप्लेन। इसमें एक्सप्लेन करना था आपको कि ऐसा क्या है कि इंडियन सिविलाइजेशन कंटिन्यूस काम कर रही है। इसमें आपको समझाना नहीं है कि हम कंटिन्यूस कर रहे हैं या नहीं कर रहे, आपको तो ये एक्सप्लेन करना है कि हमारी कंटिन्यूटी बनी हुई है, उस पीछे कारण क्या है, कैसे मतलब बनी हुई। तो हम सब जानते हैं कि भारत की जो कल्चर है वो बहुत पुरानी है। तो पहला तो कारण यही हो जाता है कि हम बहुत एंशियंट और डीप रूटेड सिविलाइजेशन है हमारी। वन ऑफ द अर्लीस्ट जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो हमारी सबसे पुरानी विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। तो इतना पुराना और इतना मतलब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होने की वजह से कहीं ना कहीं ये कंटिन्यूटी में हमारी हेल्प करता है। दूसरा क्या है, हमारे जो कल्चर है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि एडेप्टेशन और एसिमिलेशन, ये बहुत ही बड़ा फीचर है इंडियन सिविलाइजेशन का। एसिमिलेशन का मतलब क्या है, जितने भी फॉरेन इन्वेजन हुए, जितने भी फॉरेन अटैकर्स हुए, चाहे वो वैदिक टाइम से लेके और ब्रिटिश टाइम तक, जब भी कोई फॉरेन एसिमिलेट हुआ है तो हमारी खुद की जो कल्चर है, एग्जिस्टिंग जो कल्चर है वो कहीं ख़त्म नहीं हुई, वो एंड ना होके उसने एसिमिलेट किया, उसने एक्सेप्ट किया। उसने अगर कुछ अच्छे फीचर हैं जो बाहर के जो कल्चर है उनको एक्सेप्ट किया और उसको ग्रो किया। तीसरा क्या था कि इंडियन कल्चर का रिवाइवल और रिफॉर्मेशन, ये कंटिन्यूस चलता रहा। रिवाइवल मतलब पुरानी चीज़ों को वापस लाना, और उसमें जो भी जैसे मान लीजिए कि जो बुद्ध और बौद्ध और जैन धर्म आए, ये कहीं ना कहीं जो आडंबर हो गए थे वैदिक में, जो वैदिक कल्चर के आडंबरों को इन्होंने वो किया, ख़त्म किया और एक नया रिफॉर्मेशन लाई। फिर जब ये उसके बाद में अलावारों ने, अभी हमने बात की थी भक्ति मूवमेंट वालों, भक्ति मूवमेंट ने क्या किया, जब मुस्लिम कन्वर्जन और जो मुस्लिम इंटरवेंशन ज़्यादा बढ़ा तो उसको चेक करने के लिए भक्ति मूवमेंट ने ग्रो कराया और कल्चर को डिफाइन किया। ब्रिटिश मूवमेंट के टाइम पे भी ये हुआ, जब राजा राम मोहन राय और जो जितने भी रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट चले उन्होंने रिवाइवल और रिफॉर्मेशन के द्वारा, चाहे वो दयानंद सरस्वती का आर्य समाज हो या ब्रह्म समाज हो, विवेकानंद का रामकृष्ण मिशन हो, उन्होंने कहीं ना कहीं कल्चर को वो मतलब एग्जिस्टेंस में रखा। और आज भी यही हो रहा है, हमारा जो आज योगा है और जो स्पिरिचुअलिज्म है इंडिया का, वो कहीं ना कहीं आज भी रिलेवेंट है पूरे वर्ल्ड के अंदर। और यही कंटिन्यूटी है कि जो योग है ये आज बहुत पुराना है। जो अपने जो 6 दर्शन थे एंशियंट में, उन 6 दर्शन में से एक योग दर्शन है और वो आज भी रिलेवेंट है। आज भी 2015 में हमने जो इंटरनेशनल योगा डे मनाया है, तो ये 21st सेंचुरी में भी अगर रिलेवेंट है तो हमारा कल्चर कंटिन्यूस है। यही आपको इस फीचर्स के साथ में एक्सप्लेन करना था। नेक्स्ट है ये मोरियन पिलर आर ऑफ इंडिजिनस ओरिजिन। ये क्वेश्चन सबसे ट्रिकी क्वेश्चन है पूरे पेपर का, सबसे अच्छा क्वेश्चन ये है। इस क्वेश्चन में क्या है, डिमांड क्या है इस क्वेश्चन की, इसमें उन्होंने पूछा है कि आप बस ये एक्सप्लेन कर दो कि जो मोरियन पिलर थे वो इंडिजिनस ओरिजिन के थे। अब इसमें ये फीचर्स नहीं लिखना है कि क्या क्या इंडिजिनस ओरिजिन था और कैसे थे, इसमें आपको बताना है कि इंडिजिनस ओरिजिन था तो कैसे था। बस इतनी सी बात आपको इस पूरे पेपर में मतलब पूरे क्वेश्चन में आपको समझानी थी। है क्या, जैसे कि जब आप पिलर की बात करोगे तो जो प्री मोरियन जो प्री मोरियन कल्चर थी, प्री मोरियन जो कल्चर्स थे वो हमने देखा कि मोस्टली जो आर्किटेक्चर था वो वुड का बना हुआ था प्री मोरियन। और जब वुड से स्टोन की तरफ जो हमारा जो ट्रांजिशन हुआ वो इवोल्यूशनरी था, वो इवोल्यूशन था वुड से स्टोन का, ना कि वो कहीं से एडोप्ट किया हुआ है। कोई मतलब ऐसा नहीं कि हमने कहीं बाहर से उसको ले लिया, जैसे ईरान से या
जो ग्रीक कल्चर है वहाँ से हमने अडेप्ट नहीं किया था, ये हमारा एवोल्यूशनरी था वुड से स्टोन की तरफ जाना। दूसरा क्या था, जो मटेरियल है, जो इन पिलर्स में जो मटेरियल यूज हुआ था वो सैंडस्टोन था, और सैंडस्टोन इंडिया के अंदर ही मिलता है, जो चुनार सैंडस्टोन है मोस्टली इसके बने हुए हैं वो। तो ये इंडिया की अपने आप की अपना मटेरियल है। तीसरा क्या है, भारतीय जो कारीगर थे उनमें कार्वर्स स्किल है। कार्वर्स स्किल का मतलब क्या है कि हमारा मतलब एंशियंट टाइम से ही, जैसे हमने जो भीमबेटका की जो भीमबेटका कह लो, या जो अपना अजंता की गुफा है, उसमें हमने जो कैलाश टेम्पल बनाया है वो भी एक मतलब कार्वर्स स्किल है, वो मेसनरी वर्क नहीं है। मेसनरी वर्क का मतलब चूना पत्थर वाला जो काम किया हुआ है ना, वो नहीं है। हमारा कार्वर्स स्किल शुरू से ही भारत की विशेषता रही है, और वो कहीं ना कहीं इन मोरियन पिलर्स में झलकती है। इसके बाद में जो धर्म चक्र इसमें लिया गया है, जो धर्म चक्र जो यूज किया गया है मोरियन पिलर्स में, वो कहीं ना कहीं बुद्ध और जैन के टाइम बुद्धिस्ट जो टीचिंग्स थे, बुद्धिस्ट टीचिंग का एडेप्टेशन है धर्म चक्र की। भाई ये रिलीजियस रिफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ है, धर्म का परिवर्तन शुरू हुआ है, धर्म चक्र को डिनोट करता है। फिर अशोका का एडमिनिस्ट्रेशन वर्ल्ड में उस समय अपने आप में एक यूनिक और ओरिजिनल था। इससे पहले किसी भी राजा ने इस तरह से अपने एडमिनिस्ट्रेशन को पब्लिसाइज नहीं किया था, क्योंकि ये पिलर जो थे वो कहीं ना कहीं अशोक की नीति और जो पॉलिसी थी उनको डिसेमिनेट करने का काम कर रहे थे। वो जो अशोक की जो पॉलिसी ऑफ धम्मा थी उसको स्प्रेड करने में इसका रोल था पिलर्स का, तो वो भी एक इंडिजिनस आइडियोलॉजी थी। फिर ब्राह्मी स्क्रिप्ट, इसके अंदर जो स्क्रिप्ट यूज की गई है वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, ब्राह्मी अपनी इंडिजिनस स्क्रिप्ट है। फिर लैंग्वेज, इसके अंदर जो इंस्क्रिप्शंस है उनकी लैंग्वेज मोस्टली प्राकृत है, प्राकृत और पाली है। तो ये लैंग्वेज भी इंडिया की इंडिजिनस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है, यूरोपियन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन फाइनली गेव राइज टू न्यू इंपेरियलिज्म, एक्सप्लेन। तो ये भी जनरल क्वेश्चन है, इसमें ये बोला है कि जो यूरोपियन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था उसने न्यू इंपेरियलिज्म को कैसे, किस प्रकार से वो किया। तो ये देखिए इसमें क्या होगा कि यूरोपियन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने न्यू इंपेरियलिज्म को किस प्रकार बढ़ावा दिया, बस इतना सा आपको समझाना है। तो हमें पता है कि जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया तो बहुत सारे अलग टाइप की डिमांड्स आई और बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ, उसने कहीं ना कहीं न्यू इंपेरियलिज्म को बढ़ावा दिया। जैसे रॉ मटेरियल की डिमांड बढ़ी, तो रॉ मटेरियल की डिमांड को पूरा करने के लिए नई नई कॉलोनीज पे कंट्रोल बढ़ाया, तो वो एक न्यू इंपेरियलिज्म का उदाहरण था, जो एशिया और अफ्रीका में कॉलोनाइजेशन हुआ। फिर दूसरा क्या है, एक मार्केट क्रिएट करना पड़ा इनको, ताकि ये जो रॉ मटेरियल से, जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की मशीन से जो फिनिश्ड गुड बनते थे, उन फिनिश्ड गुड के लिए एक मार्केट की जरूरत थी जो कॉलोनीज के अंदर मिला। फिर तीसरा क्या था, जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुए, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन वाला, रेलवे और जो स्टीम इंजन्स हैं, उन्होंने जो यूरोपियन पावर्स थी उनको बहुत हेल्प किया अपने कॉलोनाइजेशन को बढ़ाने के लिए। फिर कम्युनिकेशन जो टूल्स हैं, जैसे कि टेलीग्राफ की खोज, उसने भी कहीं ना कहीं हेल्प किया जो यूरोपियन कॉलोनियल मास्टर्स थे उनको एशिया और यूरोप में अपनी इंपेरियलिज्म बढ़ाने के लिए। फिर अदर जैसे जो मिलिट्री वेपन्स का एडवांसमेंट, जैसे नए नए टाइप के वेपन्स इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने हेल्प किया बनाने में। जो नेवी है, नेवी को और ज़्यादा पावरफुल बना दिया, जो कहीं ना कहीं उन्होंने एशियन जो पावर थे या एशियन जो किंग्स थे उनको डिफीट करने में ये इस तरह की जो मिलिट्री सुपर पावर है उसने हेल्प किया और बढ़ावा दिया इनको। और न्यू इंपेरियलिज्म में क्या हुआ था, फिर आपस में भी है ना, इनका जो यूरोप में जो कंट्रीज थे उनका आपस में भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया था। जैसे कि वो एक जो डार्विन्स थ्योरी है उसको वो मानने लग गए थे कि रेशियल सुप्रीमेसी है हमारे अंदर, जो यूरोपियंस है और रेशियली सुपीरियर है अदर कंटिनेंट से। तो ये एक जो डोमिनेंस वाली थ्योरी थी उसने बहुत इंपेरियलिज्म को मतलब प्रमोट किया। फिर वो कहीं ना कहीं वो वाइट मैन्स बर्डन, इस थ्योरी को भी फॉलो कर रहे थे। वो ये चाह रहे थे कि हम पूरे जो अनसिविलाइज्ड वर्ल्ड है उसको सिविलाइज्ड बनाएंगे। फिर जो मिशनरी एक्टिविटीज़ थी, क्रिश्चियन को बढ़ाने वाला मिशनरी
एक्टिविटीज़, क्रिश्चियनिटी को बढ़ाने वाला, वो भी एक यहाँ पे बहुत ज़्यादा डोमिनेंट था। इस पूरे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने ये सब चीज़ें बढ़ाई और न्यू इम्पीरियलिज्म को इन्होंने फाउंडेशन दिया। तो ये हमारा पेपर का डिस्कशन था इस हिस्ट्री पोर्शन का GS1 में। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये सब चीज़ें हमने हमारी जो टेस्ट सीरीज़ थी मंडारियन अकेडमी की, उसमें इसी तरीके से अप्रोच किया था। और जो मंडारियन के स्टूडेंट्स हैं उनको आंसर्स देख के या पेपर देख के पता भी लगा होगा कि किस प्रकार हम जो काम कर रहे हैं इसमें डेडिकेटेडली हमारी टीम जो इस पे काम कर रही है, इस मतलब ऐसे पेपर्स को 1 टू 1 इंटरेक्ट करने के लिए, 1 टू 1 डायरेक्शंस में काम करने के लिए, वो कितना हेल्पफुल रहा था इस पूरे पेपर के दौरान। और मैं श्योर हूँ कि अगर अगर किसी भी इंडिविजुअल ने पूरे पेपर को अगर टेक्टिकली हैंडल किया है और एड्रेस किया है कि डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, तो 100% उनको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। रादर देन कि जो हमें पता है वो लिखने के बजाय अगर जो पूछा है वो लिखा है तो पक्का मार्क्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच। और कमेंट करके बताना अगर आपको किसी को भी कुछ भी इसमें इश्यू है या कुछ और कुछ जानना हो तो। थैंक यू सो मच।